हेलो अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ तेरे इश्क में क्या मैंने पाया है कि किस नंबर 8 असकलम सैयदा सर सैयदजादी नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले हर नॉवल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नॉवल स्टार अगर कोई वॉइस ओवर में नहीं सुनना चाहता तो वो आवाज़ म्यूट करके खुद से भी रीड कर सकता है। इस वक्त कमरे में बस वफ़े से चमकने वाली बिजली की चमक थी जो हल्का हल्का इसका चेहरा वाज़ा करने की कोशिश कर रही थी। जो अपने हाथ की 2 उंगलियों में सिगरेट दबाए से वफ़े से अपने लबों से लगाए गहरे गहरे कश ले रहा था और सारा धुआं सामने हल्की चमकती रोशनी की नज़र कर देता। वो उस कुर्सी लगाए बेकू ग्लास डोर के सामने बैठा था जिधर बारिश अब बंद हो चुकी थी, पर बिजली की चमक और बादलों की गरज माहौल को काफ़ी हद तक पुरस्कार बना रही थी। वो तेज़ होती हवा वो सब अपनी सुर्ख नज़रों से देख रहा था और शायद बहुत ज़्यादा गहरी सोच में था। इसने ख़त्म हुई सिगरेट को भी अपने लबों से लगा गया। जब एहसास हुआ तो अपने सामने पड़े इस ट्रे में इसे जिसमें पहले ही ख़त्म हुए कई टुकड़े पड़े थे इसके साथ ही रख रहा था, पर चेहरे पर इस वक्त संजीदगी थी, जैसे जो बातें वो सोच रहा हो वो अच्छी नहीं। इसने सिगरेट का एक कश लेते अपनी आंखें बंद की और कुर्सी की पिष्ट से लगाए आंखें मूंद गया। इसके बाद नरमी से धुआं हवा की नज़र कर गया। इसकी बंद आंखों के पीछे एक घबरा डरा हुआ सा चेहरा नुमाया हुआ था, जिसको देखते ही इसकी संजीदगी में फ़र्क पड़ा और अजीब तासुरात उभरे थे। शायद लब मुस्कुराए थे मगर बहुत हल्के से। बहुत जल्द तुम्हें अपनी दस्तरस में लूँगा, क्योंकि जो चीज़ दरिया फराज खान को पसंद आ जाए इस पर सिर्फ मेरा ही हक होता है, और अगर वो चीज़ मेरी नहीं तो इसे किसी के काबिल भी नहीं छोड़ता। आखिर में अजीब तरह के जुनून लिए बोला था। वो एक अलग ही जुनून था इसके अंदाज में। और फिर तुम तो अब मेरे जुनून के साथ साथ ज़िद भी बन चुकी हो। रोशान खानज़ादी, बहुत जल्द तुम्हें रोशान ज़रियाब खान में तब्दील ना किया तो मेरा नाम भी बदल ज़रिया फराज खान नहीं। तुमने खुद मुझे ज़िद दिलाई है और मैं मोहब्बत इश्क जुनून से ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। अब ये ज़िद तुम्हें कितनी अजियत देगी इसका अंदाज़ा तुम्हें जल्द हो जाएगा। इसने अचानक अपनी आंखें खोली थी और वो जलती सिगरेट को अपनी मुट्ठी में बंद कर गया, जबकि चेहरे की सख्ती बता रही थी कि वो इरादे बहुत ख़तरनाक रखता है। ये ज़िद्दी शख्स अब अपने ज़िद और अना की तस्कीन के लिए क्या करने वाला था ये तो बस किस्मत ही जानती थी। अचानक गुस्से से खड़ा होता, बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया और आंखें बंद करके बस यही जुमला दोहराने लगा। इस वक्त वो कोई पागल लग रहा था, जुनूनी सा। तुमने मुझे ज़िद दिलाकर अच्छा नहीं किया रोशाने, और अब जाने कब तक यही जुमला बढ़ाते वो सो चुका था, जबकि बादलों की ओट से एक पल को चांद इसके इस जुनूनी पागल से इंसान को झांक कर देखा और फिर से गरजते बादलों में छुप गए। शायद वो भी इस शख्स के जुनून से डर गया था। बारिश के बाद सुबह बहुत खूबसूरत हुई थी। खुली खुली सी महकती निखरी सी बादल और सूरज सभी मौसम के इस तेवर को देखकर महसूस हो रहे थे। शहर की पुलिस चौकी, जहां इस वक्त अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि डीआईजी साहब आए हुए थे और ज़ोहराम के ऑफिस में मौजूद थे, जहां असद भी परेशान सा खड़ा था मगर ज़ोहराम का संजीदा चेहरा, बेतासुर निगाहें डीआईजी साहब के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो बोलते हुए कुछ घबराए हुए भी लग रहे थे। मैं जानता हूँ रात वाला वाक़या तुमने नहीं किया, इन सबको इस लड़की ने मारा है और कानून को हाथ में लेना कहाँ सही बात है, इसलिए हमें एक्शन लेना चाहिए। तुम अगर आई विटनेस बनो तो हम इस राबिल शुजात राना को इन इन सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। ये लड़के एक पॉलिटिकल फैमिली से है और बहुत ख़तरनाक भी। डीआईजी साहब ने कहा तो कहना शुरू किया और कहते ही चले गए, मगर ज़ोहराम तो राबिल के पूरे नाम पर ही शौक था। बट सर, मुझे इन सब में ना घसीटे प्लीज़, मुझे ना घसीटे। पहले ही मैं कल रात वाले वाक़े की वजह से डिस्टर्ब हूँ। नज़र चुराता हुआ इनको अपना जवाब बता गया, जबकि इसकी बात सुनकर डीआईजी साहब तो सकत रह गए। एक ईमानदार ऑफिसर जिसके बहादुरी ईमानदारी के चर्चे सारे यूनिट में थे, जो शख्स जुर्म करने वाले को बख्शता नहीं था और इस केस के कैसे मना कर रहा था हैंडल करने से, पर जो कुछ
भी था। DIG साहब चौंका गया था वो और मोहताज भी। मर्जी है, पर अगर कभी तुम चाहो तो इस मामले पर एक्शन ले सकते हो DIG साहब ने इसे कहते ऑफिस से चले गए। जब असद, जो इनके जाने का इंतजार मुश्किल से कर रहा था, फौरन में ज़ोहराम, ये तू ही है ना? असद ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामते निहायत शौक लहजे में पूछा। पागल मत बन, इस वक्त मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर ये मिस्टर शहजाद साहब की बेटी है तो क्यों इस तरह मारपीट कर रही है, और वजह क्या है इस सब की? क्या इस लड़की का ये अमल शहजाद साहब को मालूम है कि इनकी साहबजादी ने कल 10 लोगों को कत्ल किया है? ज़ोहराम ने अपना चेहरा इसके हाथों से निकालते टेबल पर रखे पेपर वेट को टेबल पर रखते ही घुमाते अंदाज में पूछा। हाँ, ये तो है, पर बेटा ये सियासत है, कहीं कोई झोल ना हो जो हमारी नज़रों से बचा हुआ हो। तुझे इस केस को लेना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त वो लड़की गलत है। आज 10 मर्डर करे हैं और नाम तुझे दे दिया, कल को कुछ बड़ा नुकसान ना हो जाए। असद ने भी इसकी बात पर संजीदगी से कहा तो ज़ोहराम ने नफ़ी में से वो अब अपना हाथ रोक चुका था और इसकी मुट्ठी बना अपने लबों पर जमा गया और चंद सेकंड बाद कुछ सोचते बोला, मैं गलत लोगों को छोड़ता नहीं और सही लोगों को सज़ा नहीं देता। अगर शहजाद साहब गलत हैं तो एक ना एक दिन हाथ ज़रूर आएंगे, पर इस लड़की पर नज़र रखो। तू मुझे एक पल पल की इसकी खबर देगा। इस केस को मैं चाहता हूँ कुछ छुपा कर हल करूँ, क्योंकि DIG साहब के बारे में जानता हूँ कि वो क्या चीज़ है, इसमें ज़रूर इनका कोई अपना फ़ायदा है, इसलिए मेरे कंधे पर रख कर बंदूक चलाना चाह रहे थे। इसकी बात सुनकर असद को तसल्ली हुई। ठीक है, देखते हैं फिर। असद ने इसे कहता उठा हूँ, एक चाय भेज दे, कसम से सर में दर्द हो रहा है। अब अपनी कनपट्टियों को दबाते इसने असद से कहा तो वो सही लाता चला गया। तुम आखिर चीज़ क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है? मुझे सब जानना है राबिल, तुम्हारे बारे में, और क्यों जानना है ये मुझे भी मालूम नहीं। इसने खुद से कहते अपनी आंखें बंद करके कमरे की सीट की पिश्त से लगाई। हमें भी शौक था कि जाने तुम्हें, पर जब जाना तुम्हें तो दिल ने दुहाई दी कि क्यों जाना तुम्हें। सहराइट इस कमरे में सूरज की चंद किरणें टेरिस की मिरर वॉल से टकराते कमरे में दाखिल हो रही थी। इनका हल्का सा अक्स इसके चेहरे पर भी था, जिस पर इसकी पलकों में जनबिश हो रही थी, लर्जन थी, जो वाज़ह सबूत थी कि वो जागने के मकाम पर है। और कुछ ही सेकंड बाद इसने अपनी हल्की नीली आंखें खोली, नजरें फौरन ज़मीन पर पड़ते धूप के अक्स से टकराई। चेहरे पर संजीदगी का साया था, जो रात सोते वक्त इसके चेहरे पर अपने डेरे डाले बैठा था। कुछ लम्हों बिना कोई तासुरात दिए वो रोशनी के अक्स को देखती रही। दिमाग में कोई फिल्म सी चली थी। आंखों के पर्दे का मंजर बदला था। किसी की आवाज़ ने इसे अपने इशारों में कैद किया था। रोने से क्या होता है? इसके बराबर में एक कम उम्र लड़की जो बैठी इसे रोते देख रही थी, बेतासुर अंदाज में पूछने लगी। बहुत कुछ। हमारा दिल हल्का हो जाता है, हमें इस दर्द से कुछ पल के लिए निजात दे देता है, वो इस लड़की से बोली। हाँ, रियली? शायद इस लड़की को इसकी बात पर यकीन नहीं आया था। जिस दिन आप अपना सब कुछ हारोगी तब इन आंसुओं को जानोगी। राबिल को बुरा लगा कि इस पर कोई हंसा है, इसलिए अपने आंसू साफ करते नागवाई से बोले, आंसू की जगह अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालो जो तुम्हें रुला रहा है। इसे रुलाओ, तड़पाओ, फिर इस गुस्से का शिकार उन लोगों को बनाओ जो तुम्हारे इन आंसुओं की बजाय रोने से 1000 गुना बेहतर ये अमल होगा। वो लड़की कंधे उचकाते सिंपल से अंदाज में बोली तो राबिल कुछ पल खामोश रह गए। हम कमज़ोर हैं, हम एक लड़की हैं, हम मुकाबला नहीं कर सकते। सब जानने के बावजूद भी हम खामोश हैं, क्योंकि हम अपने बाबा को नहीं खोना चाहते। उफ, तुम रोना बंद करो। मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जो तुम्हें तैयार करेगा। अगर बदला लेना चाहती हो तो, वरना इसी तरह रोती रहो। वो लड़की पहले चिढ़कर और फिर पुरस्कार लहजे में बोली, हाँ, हमें बदला लेना है, मगर वो हमारे बाबा को कुछ ना कर दे। हम क्या करें? अगर हमने कुछ किया तो वो हमारे बाबा को नुकसान पहुंचा देगा। पहले हाँ बोलने के बाद अचानक रोते हुए बोली तो इस लड़की को इस पर तरस सा आया। रो मत, मुकाबला करो, क्योंकि जो लोग ज़िंदगी से हार जाते हैं ज़िंदगी उन लोगों को फिर हर कदम पर हरा देती है। और हार जाना किसी के लिए भी गाली से कम नहीं। मेरी नज़र में जब तक सांस का आखिरी हिस्सा भी बाकी है तुम जीत सकती हो, और जहाँ अपना हौसला कम किया वहीं तुम्हारी हार है। ये बात मुझे हमारे ईबी ने कही थी। वो लड़की किसी का नाम लेती बोली तो राबिल कुछ पल इसे देखती रही। अचानक इसकी बातें सुनकर इसमें जोश सा उभरा। हमें बनना है इस काबिल कि हम मुकाबला कर सकें इन लोगों का। नफरत आमेज लहजे में कहती वो इस वक्त कोई और ही राबिल लगी थी, जुनूनी सी। बीबी जी वो अभी और इन्हीं ख्यालों में खोई रहती कि इसी के रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। साथ ही मुलाजमा की आवाज़ें, हम आ रहे हैं।
एक नज़र वॉल क्लॉक को देखा जहाँ 10 का हिस्सा अबूर हो चुका था। वो कहती उठी, अपने कपड़े कबर्ड से लिए वॉशरूम में बंद हो चुकी तो कुछ लम्हों बाद स्काई ग्रीन सिंपल शलवार सूट पहने बाहर निकली। अब जख्म हल्का सा नजर आ रहा था जिसे देखते इसने गहरी सांस ली, पर जहन में उभरने वाले अक्स से नजरें नहीं चुरा सकी। इसका ड्रॉर की तरफ बढ़ता हाथ हवा में ही रुक गया, जबकि दिमाग में किसी की गहरी आंखें जिनमें अजीब तासुरात थे, जबकि इसे इन आंखों को देखना अच्छा लग रहा था। रात भी इसने कई बार इस चेहरे को देखा था और अब तसव्वुर में भी वो चेहरा इसे देख खुद में कैद करना चाह रहा था। सोचें अचानक इसके गिर्द घूमने लगी थी कि इसके लब बेआवाज़ ज़ोराम खानज़ादा इस लफ्ज़ ने जैसे इसे अपनी सोचों से आज़ादी दिलाई थी। इसे रात का मंजर याद आया। ये क्या हो रहा है हमें? इसने जैसे खुद से सवाल किया। शायद हमें आप पर अभी भी गुस्सा है, इसलिए तो बार बार आपका चेहरा तसव्वुर में आ रहा है। अब भी हिसाब बाकी है आपसे और हम अपना हिसाब किसी पर नहीं छोड़ते। वो जैसे ये सब कहते खुद को यकीन दिला रहे थे, खुद को बावर करवा रही थी कि वो इस पर गुस्सा है, और ये तो वक्त जानता था कि गुस्सा है या कहानी कोई नया रुख इख्तियार करने वाली है। सब सोचते इसने खुद को झड़का और फिर रूम से बाहर आ गई, जहाँ हर तरफ मुलाजिम फैले हुए थे। घर के अंदर तक सजावट हो रही थी, सीढ़ियाँ तक को सजाया जा रहा था। हर मुलाजिम इस वक्त काम में मसरूफ था, होता भी क्यों ना इस घर की एक लौती वारिस राबिल शुजात राना की मंगनी थी। और वो ये सब देखते डाइनिंग हाल में दाखिल हुई, जहाँ इस सब बैठे शायद इसी का इंतज़ार कर रहे थे। अस्सलामुअलैकुम बाबा और चाचू जान शुजात साहब के पास आती, इनके गाल पर बोसे देते हुए इनके बराबर में खाली सीट पर बैठी और अपने सामने बैठे रजावत राना और रायला बेगम को सलाम भी किया। अरे राबिल, तुम्हें ये माथे पर कैसी चोटी? तमस्कर भरा लहजा जिसमें फिक्रमंदी तो ज़रा भी नहीं थी, हल्का हल्का सा गुस्से का अंसर शामिल था। इसकी बात पर हल्का सा नज़र आता। आईब्रो पर लगे कट पर सबकी नज़रें गईं, जबकि शुजात साहब तो फ़ौरन परेशान हो चुके थे और सबकी तवज्जो अपनी जानिब देख राबिल के जबड़े गुस्से से पीछे हुए थे। और इसका ये गुस्सा रोहान को कितना सुकून दे रहा था, इसका इल्म राबिल को था। बाबा परेशान ना हो, हम ठीक हैं। ये तो हमारा सर दीवार से रात तक अंधेरे में टकरा गया था और हमने तभी दवाई लगा ली थी। अब तो बिल्कुल ठीक है। खुद को रिलैक्स करते इसने झुरका, जिस पर हल्की सी घबराहट में लफ्ज़ लड़खड़ाए जिन्हें वो संभाल गई। पर राबिल, तुम्हारा ध्यान कहाँ था जो ये चोट है? शुजात साहब ने काफ़ी फिक्रमंदी से पूछा, जबकि रजावत साहब भी फिक्रमंद थे, मगर हायला का बेगम का अंदाज़े फ़िक्र काफ़ी बनावटी था। बाबा, अंधेरा था रूम में, आप परेशान ना हो, और वैसे भी आप हमारी खुशी के दिन अगर बीमार होंगे तो क्या हमें खुशी होगी? आप प्लीज़ जल्दी करें, हमें फिर तैयार भी तो होना है। वो मुस्कुराते बोली तो शुजात साहब ने सर हिलाया। वो अब भी फिक्रमंद थे और ये बात राबिल जानती थी। बेटा, ख्याल रखा करो अपना, जानती हो ना भाईजान कितना प्यार करते हैं तुमसे। रजावत साहब ने फिक्रमंदी से बोला तो वो सर हिलाया, मगर एक नज़र नाश्ते में मसरूफ रोहान को देखना नहीं भूली थी। वो भी इसकी नज़र खुद पर अच्छे से महसूस कर सकता था, मगर एक बार भी नज़र नहीं उठाई। कुछ ही देर में इसकी दोस्त फिज़ा, शीज़ा, अनम और रुमैसा भी आ गई थी, जिनको वो अपने कमरे में ले गई। और इसके बाद पार्लर वाली भी आ गई, जिसे शुजात साहब ने खुद बुलाया था। जहाँ सब कुछ थे वहीं कुछ था जो बहुत बुरा था, और आज की रात राबिल के लिए कितनी तकलीफदा होने वाली थी, इसका अंदाज़ा शायद इससे नहीं था, बल्कि इसे क्या किसी को भी नहीं था। सारा कमरा सुबह की रोशनी के बाद अंधेरे में डूबा हुआ था। किसी की भारी आवाज़ थी जो इसे अंधेरे में गूंज रही थी। तुम्हारे यहाँ से निकलने का इंतज़ाम हो चुका है। रात ही ये काम करके तुम इस मुल्क को छोड़ जाना। वहीं भारी आवाज़ ने किसी से कहा, मगर मोबाइल से हल्की रोशनी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस अंधेरे कमरे में बस एक ही वजूद है जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। सन्नाटे की वजह से दूसरी तरफ फ़ोन पर मौजूद शख्स क्या बोल रहा था हल्की आवाज़ में सुना जा सकता था। हो जाएगा काम, मगर बॉस, मुझे वो आज रात ही ख़त्म चाहिए। आज इनकी खुशी को मातम में तब्दील ना किया तो मुझे कहना। हकारत भरा लहजा, आपका काम हो जाएगा रात ही। ये कहते दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था और इस शख्स ने भी अपने मोबाइल को सामने दीवार पर खींचकर मारा था, जिससे कमरे में हल्की सी आवाज़ गूंजी थी और इसके बाद फिर सन्नाटा छा गया, मगर इस अंदाज में किसी की गहरी
सांस रक्स कर रही थी। जैसे वो शख्ص اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا، بہت ہوا، اب اس باپ کے ختم ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب شروع ہو چکا ہے نفرت کا کھیل، ایک بار پھر تکلیف سے تمہیں گزارنے کا عمل، مگر اس بار تمہارا وجود اس نفرت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ نفرت بھرا لہجہ جس کا ہر لفظ نفرت سے لیس تھا، آخر میں وہ شخص ہنکار بھر کر رہ گیا۔ آخر کیسی نفرت کا کھیل کھیلنے والا تھا وہ، کس سے کیسی دشمنی نبھانے والا تھا وہ، آخر تھا کون شخص، اور اتنی نفرت کس سے کرتا تھا؟ کیا وجہ تھی اس سب کی؟ وہ جلدی میں نیچے آ رہی تھی، ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ جب سیڑھیوں سے نیچے آتے وقت وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی، اس کے ہاتھ میں موبائل زمین بوس ہو چکا تھا، جبکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ غصے بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اسے ہوش آیا۔ اگر تم میرے علاوہ کسی اور سے ٹکرائی ہوتی تو مضبوطی سے اس کی کلائی دبوچے۔ وہ شخص اپنی سرخ آنکھیں اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے پر گاڑے دبی آواز میں اس پر دھارا، سرخ آنکھیں وضاحت کر رہی تھیں کہ اسے یہ عمل کتنا برا لگا۔ وہ موری کے پاس ابھی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے ایک جھٹکے سے اسے دیوار سے پن کر گیا، اور اپنے مضبوط ہاتھ وہ اس کے چہرہ دبوچے۔ چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی، جبکہ آنکھوں میں غصے کے ساتھ عجیب جنون بھی صلاحیت کر رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر چلا کرو، سمجھی؟ میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی غیر کی نظروں میں آؤ یا ٹکراتے پھرو۔ ان سے تمہیں دیکھنے اور چھونے کا حق صرف اور صرف میرا ہے، سمجھی؟ اور اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو سزا بہت بری دوں گا۔ روشانے کی آنسو سے لبالب بھری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ بولا تو روشانے نے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ وہ بھی اس کے آنسو دیکھ چھوڑنے ہی والا تھا کہ روشانے کے جھڑکنے پر پیچھے ہوا، مگر زیادہ نہیں، صرف ایک قدم پر۔ اب اسے غصہ تھا، وہ کیسے برداشت کر لیتا کہ وہ اسے جھٹکے یا خود سے دور کرے، جبکہ وہ اسے اپنی جاگیر سمجھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم خود سے مجھے دور کرو؟ غصے سے اس کے بےحد قریب ہوتے اس نے روشانے کے کندھوں سے سختی سے پکڑ کر پوچھا۔ روشانے کو اس کی انگلیاں اپنے کندھوں میں دھستی محسوس ہو رہی تھیں۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ سب دور ہٹیں ورنہ میں لالہ کو بتاؤں گی، ڈرتے ڈرتے اس نے اپنے آنسو اس کی گرفت میں ہی صاف کرتے کہا تو دریافت کے چہرے پر تہمت کر ابھرے۔ جس کسی کو بھی چاہو بتا دو، تم صرف اور صرف دریافت فراز خان کی ہو، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اب بہت ہوا، بہت ڈھیل دے دی تمہیں، وقت آ گیا ہے کہ تمہیں اپنے روح میں قید کر لوں۔ اس کے چہرے کے بےحد قریب اپنا چہرہ کر کے وہ اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے بولا، کیونکہ جو چیز دریافت فراز خان زادہ کو پسند آ جاتی ہے وہ صرف میری ہوتی ہے۔ یہ بات کب سے تمہیں سمجھا رہا ہوں مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات ہر بار مجھ سے بھاگتی ہو نہ دیکھنا، ہمیشہ کے لیے خود میں قید نہ کر لیا تو کہنا، مجھے خود سے دور کرنے کی اتنی سزا تو بنتی ہے نا؟ اس کے خوفزدہ چہرے پر نظریں گئے، سخت اور جنونی لہجے میں بولا تو روشانے کی آنکھیں پھٹیں۔ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ دور ہٹیں، چھوڑیں مجھے۔ اگر میں کچھ بول نہیں رہی تو بکواس کرتے رہیں گے آپ؟ بڑے تھے اس لیے کچھ نہیں بول رہی تھی، مگر آپ حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اب میں اپنے گھر میں ہوں، آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر حکم چلانے والے؟ اچانک اس کے ڈر و خوف کی جگہ غصے نے لے لی تھی، تبھی ایک جھٹکے میں وہ خود سے دور کرتی دبی دبی آواز میں چیختے بولی، اور بنا اس کے تاثرات جانے کمرے میں بھاگ گئی۔ اپنا موبائل بھی اس نے نہیں اٹھایا تھا۔ دریافت سرخ آنکھیں اس کی پشت پر ٹکائے کھڑا تھا، جبڑے پیچھے مٹھیاں بند کرے انداز بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ روشانے، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب میری محبت کی شدت کی جگہ میرے جنون کی شدت کو محسوس کرنا، جلد تمہیں میں خود میں قید کر لوں گا۔ ایک ایک لفظ شدت سے کہتا وہ آگے کا عمل سوچنے لگا۔ وہ یہاں نبا کو لینے آیا تھا، مگر پتہ چلا کہ وہ جا چکی ہے تو وہ گھر سے ہی نکلنے لگا تھا کہ روشانے نے اسے ٹکراتے غصہ دلا دیا۔ وہ جتنا اپنا جنون ضد کو اس سے چھپاتا تھا، محبت دکھانا چاہتا تھا، پر وہ لڑکی ہر بار اس کے جنون کے ساتھ ضد کو ہوا دے جاتی تھی۔ پر آج کے عمل کے بعد روشانے کو خود میں قید کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ ارادہ تو بہت پہلے سے تھا، مگر اب اس کو علمی جامہ پہنانے کا وقت آیا تھا۔ روشانے کل سے ہی کمرے میں بند تھی اور کل شام کا واقعہ سوچ رہی تھی۔ ہر بار اسے خود پر غصہ آتا کہ
وہ کیوں اس پاگل شخص کو غصے میں جواب دیا جو غصے میں جانے کیا کر جاتا ہے۔ یا اللہ مجھے بچا لینا ان سے پلیز۔ ایک بار پھر اس نے وہی دعا کی جو دعا وہ کل سے کر رہی تھی۔ ناشتہ بھی اس نے اپنے کمرے میں ہی کیا تھا۔ کیا ہوا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ علیشا نے اس کے برابر میں بیٹھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسی ساری انہی میں رابل کی منگنی کی باتیں چل رہی ہیں اور فضا نے تو ہمیں بھی کاٹ دیا ہے۔ تابش نے اسے بتایا۔ سچی تمہیں فضا نے کاٹ دیا؟ علیشا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، جب ہم کینٹین میں گئے تو فضا خاص لوگوں کو انوائٹ کر رہی تھی جو انہیں کی طرح امیر، پھر ہمیں دیکھ کر بھی ہمیں بھی دے گئی۔ زیادہ نہیں مگر ہمیں یقین ہے انہوں نے بہت لوگوں کو بلایا ہے انگیجمنٹ میں۔ تابش نے اسے بتایا۔ یار میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں جانے کے لیے، چلو تیاری کرتے ہیں۔ علیشا نے خوش ہوتے کہا۔ پاگل ہو، ہم لوگ نہیں جا رہے وہاں، بلا فضول میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تم جانتی ہو نا اماں کہتی ہیں ان بڑے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، یہ کب کہاں دھوکہ دے جائیں معلوم نہیں ہوتا۔ تابش نے اپنی ماں کی بات اسے بتائی۔ بٹ ہر کسی کو ایسی سیاسی پارٹیز میں جانے کا موقع نہیں ملتا میری جان، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ بات ختم، کھڑی ہو تیاری کرو، وقت نہیں ہے، شام ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں۔ علیشا نے اسے کھڑا کرتے کہا تو ناچار تابش کو اٹھنا پڑا۔ سر ٹیم تیار ہے تابش، شام ہونے والی ہے، ہمیں رانا ہو جانا چاہیے، اپنی نگرانی میں سیکورٹی کا انتظام دیکھ لینا چاہیے۔ اسد اور باقی ٹیم ممبرز تیار تھے۔ جب اسد نے اندر آتے زہرام سے کہا، وہ اپنا کیپ اٹھا کر کھڑا ہوا۔ چلو، میں نہیں چاہتا کوئی پرابلم ہو، یہ کہتے وہ باہر کی جانب بڑھا۔